भी त्यागिदम, अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी अजदहा में जब चला किया मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमने देखा कि पारसी थिएटर और आगा हश्र कश्मीरी ने उर्दू थिएटर को किस तरह बामे उरूज पर पहुंचाया। पारसी थिएटर के ज़वाल के बाद 20वीं सदी की चौथी दहाई के आगाज़ के साथ ही हमारे मुल्क में मौजूद बेदारी को लोक संगीत, लोक अदब, लोक रवायात और विजुअल आर्ट की मदद से आम लोगों तक पहुंचाने के इरादे से एक मुनज़्ज़िम तहरीक ने एक तंजीम की शक्ल अख्तियार कर ली। इस तंजीम का नाम रखा गया IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इप्टा का क़याम बम्बई में 1943 में अमल में आया। किसी भी फ़न के हवाले से इप्टा मुल्क की पहली ऐसी तंजीम है जिसने इलाके, रियासत, ज़ुबान और अक़ायद की बंदिशों को तोड़कर कुल हिंद सतह पर आम आदमी से रिश्ता कायम किया और उसे अपने साथ लेकर चला। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के क़याम से क़ब्ल बंगाल में यूथ कल्चरल स्क्वाड और फिर बाद में कल्चरल स्क्वाड निहायत तेज़ी के साथ तहजीबी और सकाफ़ती महाज पर काम कर रहा था। दूसरी जानिब बेंगलोर में एक सिन्हाली खातून अनिल डी सिल्वा अवामी तहजीब और सकाफ़त को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही थी। उसने इस काम के लिए ड्रामे का इंतखाब किया और अली सरदार जाफरी के ड्रामे ये किसका खून है के साथ साथ और भी कई ड्रामे स्टेज कर चुकी थी, लेकिन उन्हें तंजीम का मुनासिब नाम नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार होमी जहांगीर भाभा के मशवरे पर उन्होंने इस तंजीम का नाम इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन रखा। उस जमाने के मशहूर मुसव्विर चित्त प्रसाद ने अपनी शाहकार पेंटिंग कॉल ऑफ द ड्रम्स को इप्टा की नजर कर दिया और उस पेंटिंग को इप्टा का लोगो करार दिया गया। इप्टा के साथ मैं तो 65 से हूँ, 1965 गालिब का जो सेंटिनरी हुए ना, तब से मैं गालिब सेंटिनरी के लिए हम लोगों ने आखिरी शमा पेश किए थे, तो वो वहीं दीवान आम दिल्ली में किया था। तो आखिरी मुशायरा जो हुआ था मुग़ल ज़माने में वो भी दीवान आम में ही हुआ था। तो 100 साल के बाद उसी जगह हम लोगों ने आखिरी शमा किया। 1968 से, बल्कि उससे भी पहले से मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया था और उसके सारे नाटक देखा करता था। और उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े नाम वाले लोग थे जो इप्टा में थे, जैसे बलराज साहनी थे, कैफ़ी आज़मी थे, शौकत कैफ़ी थी, मनमोहन कृष्ण थे, ख्वाजा अहमद अब्बास थे, सत्यु थे, शमा ज़ैदी थी, इन सब से एक इंटरैक्शन होता रहता था और नाटक देखते भी थे और शो भी करते थे और कभी कभी बैक स्टेज पे भी पहुंच जाते थे। तो जाहिर है कि आप हर वक्त अगर थिएटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें तो एक शौक़ होता है, और एक राइटर को तो ख़ास तौर से तो हमको भी दिल चाहा कि हम भी कुछ लिखना शुरू करें। तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया और लोगों को पसंद आया तो हिम्मत बुलंद हो गई। इस तंजीम ने खुले दिल से औरतों को भी अपने प्लेटफार्म पर मर्दों के बराबर जगह दी। इसकी जिंदा मिसाल खुद अनिल डी सिल्वा थी, जो इस तंजीम की रूहरवां थी। यही वजह है कि उस वक्त मुल्क के मसाइल के साथ फनकार खड़े दिखाई देते हैं। कहते बंगाल, जद्दोजहद आज़ादी, फाशिस्ट ताकतों की मुखालिफत और तरक्की पसंद तहरीक जैसे मुद्दों पर
बहुत से बेदार मगज प्रोग्रेसिव और कमिटेड लोग देखते ही देखते एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने लगे। मुख्तलिफ शहरों में इप्टा की शाखें फूट पड़ी। इन शाखों की क़ुव्वत ही थी कि इप्टा ने एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली। अनिल डी सिल्वा 1941 से ही काम कर रही थी, लेकिन इसके बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान मई 1943 में किया गया। बम्बई के मारवाड़ी हाल में इप्टा की पहली कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एम.एन. जोशी सदर, अनिल डी सिल्वा जनरल सेक्रेटरी और ख्वाजा अहमद अब्बास खाजिन मुंतखब किए गए। इस मौके पर अंग्रेजी, बांग्ला और मराठी ड्रामों के अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास का उर्दू ड्रामा ये अमृत है भी पेश किया गया। इसके बाद इप्टा तेजी के साथ एक तहरीक की सूरत इख्तियार करने लगी। इसकी शाखें मुख्तलिफ शहरों और सूबों में कायम होने लगी, जिनके तहत लातादाद ड्रामे और गीत वगैरह पेश किए गए। इप्टा ने अपने शुरुआती दिनों में भी मुतअद्दिद कामयाब ड्रामे पेश किए, जिनमें ये अमृत है, दादा, जुबान बंदी और ये किसका खून है चंद अहम ड्रामे हैं। 9 बज गए, मैं तो चला। अरे बैठो, कहाँ चले? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो रात भीगी है, फिर सारी रात तो अपनी ही है। देखते हो संतोष, इकबाल हमेशा मैदान छोड़ देता है। अरे मुझे तो वो रात नहीं भूलती। कौन सी रात भाई? एक ही गिलास में नहीं पड़ गए भैया। तीसरा है, तीसरा। और तुम भी तो खाली गिलास लिए बैठो। मुझे देखो, मुझे अमियों को सातवां है, सातवां। लो थोड़ी सी और लो। नहीं बस, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी ले लो। नहीं नहीं नहीं, ले ले थोड़ी सी। बिल्कुल नहीं। अमजद, अमजद, अमजद तो चले से भाई। चलो से। मैं जाग रहा हूँ, क्या समझते मैं होश में नहीं हूँ? अरे होश में हो तो और लो। और क्या और लो? लड़कियों की तरह एक घूंट लेकर हमारे हल्के में चाहते हो। भाई मजा तो तब है जब बिल्कुल सराबोर हो जाओ। लाओ कुछ और दूं? अब तुम्हारे हाथ से क्या पीऊं? लेटे रहो, अभी थोड़ी देर में खराटा ले लाएंगे। देखो खराटे मत लेना, वरना गला घोट दूंगा। सारा लुत्फ खराब कर देते हो। बिल्कुल। मुझे तो वो रात नहीं भूलती। कौन सी रात भाई? वो रात क्या करती हो? लिव इन प्रेजेंट। आज की रात का देखो कितनी हसीन है। मैं तो कहता हूँ रात से हसीन कोई चीज नहीं। और सारे हुस्न और आर्ट की तख्लीक रात ही में तो हुई है। अरे आर्ट क्या, सारी तख्लीक रात में हुई है। यार बात तो पते की है। और रात नरम और उदास होती है। और क्या? वो क्या है, कौन से शायर ने कहा है? इरशाद इरशाद कि खैरियत जाने। गाओ गाओ गाओ। खैरियत जाने, खैरियत जाने के अंगूर के बेटा न हुआ। जी हाँ, बेटा न हुआ, बेटा न हुआ। खैरियत जाने अंगूर के बेटा न हुआ, बेटा न हुआ, बेटा न हुआ। जी हाँ, बेटा न हुआ, बेटा न हुआ, बेटा न हुआ, बेटा न हुआ। इकबाल, ये क्या हुड़दंग किसी हरकतें कर रहे हो? तो मैं तो सिर्फ गा रहा था, संतोष भी तो। इन्हीं के साथ तो तुम भी करते हो। गा रहे थे या बेवकूफों की तरह नाच रहे थे? हम बेवकूफ हैं? अरे तुम्हें नहीं, इकबाल को बेवकूफ कह रही है। इकबाल को बेवकूफ कह रही है, इकबाल को। तुम मेरे मामूलात में दखल मत दो संतोष। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही। इकबाल खत्म करो, बहुत पी चुके। इप्टा से जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 35 साल तो ही गए। 35 साल से ही काम कर रहा हूँ इप्टा के साथ। बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे ड्रामे कर चुके हैं इप्टा के साथ। मैंने इप्टा के लिए पहला प्ले किया था एक बार फिर, जो एक पंजाबी प्ले का अडेप्टेशन है, उदेसन। उसमें आई प्लेड कैरेक्टर, एक मैंने कैरेक्टर प्ले किया था 60 साल का बुढ़ा है सरदार, वो मैंने प्ले किया था।
प्योरली उर्दू बेस्ड नाटक अगर आप कहें तो वो एक ही है, वो है आखिरी शमा, जो आखिरी मुशायरा के बारे में, आखिरी मुशायरा जो हुआ था लाल किले में, उसके ऊपर ही है। तो बाकी ये ज़रूर है कि हम लोग अच्छे अल्फाज, अच्छी लैंग्वेज और प्रॉपर जो है कि जिसको बोलते हैं कि एक पुख्ता ज़ुबान का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो उसमें उर्दू के वर्ड भी आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, हर तरह के वर्ड आते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जो इप्टा की जो देखने वाले हैं उनको अच्छी ज़ुबान सुनने को मिले, जो आजकल बहुत कम हो गई, लुप्त हो गई। ये जो आज हम प्ले कर रहे हैं, हम दीवाने हम परवाने, ये उर्दू लैंग्वेज है, इसमें उर्दू का ही प्ले है, सागर सर्दी साहब ने लिखा है। और ये उर्दू ऐसी है कि मतलब इस थोड़ी सी अबव है, जो एक नॉर्मल आदमी की समझ से थोड़ी बाहर है। और एक बाकी जो और अभी तक हमने प्ले की उसमें उर्दू का कंट्रीब्यूशन, बाकी मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़बान को डिस्टॉर्ट ना किया जाए, जो अल्फाज जिस तरह के हैं उनको इस तरह बोला जाए, और ज़बान पे ख़ास तौर से ध्यान रहता है मेरा एज एन एक्टर कि उर्दू ज़बान को क्या होता है कि लफ्ज़ तो आप वही बोलते हैं लेकिन उनको आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब किसी को खूबसूरत कहना है तो उसको खूबसूरत कह देते हैं, तो उसका वो जो मज़ा, जो उसकी जो खूबसूरती है वर्ड की, वो ख़त्म हो जाती है। मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़बान डिस्टॉर्ट ना हो और अच्छी लैंग्वेज बोलूँ। इप्टा के साथ सफ़े अव्वल के गुलूकार और नगमा निगार शामिल हो गए। उन अजीम फ़नकारों ने इप्टा के स्टेज के लिए जोशीले नगमे लिखे या मुंतखब किए, जो उन दिनों पूरे मुल्क में हर एक की ज़बान पर चढ़ गए। ऐसे फ़नकारों में पेश थे पंडित रविशंकर, सलील चौधरी, शंकर शैलेंद्र, हिमांगू विश्वास और मखदूम मुहीउद्दीन। उन फ़नकारों ने कई खूबसूरत गीतों की निहायत जाजिब धुनें तैयार की। यही वजह है कि उस ज़माने के इप्टा के तैयार करदा नगमे और धुनें बच्चे बच्चे की ज़बान पर आम थे। हर शख्स वतन परस्ती के जोश से सरशार और आज़ादी की धुन में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, हम होंगे कामयाब एक दिन, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जैसे नगमे बड़ी आसानी से गाता हुआ मिल जाता था। इप्टा की मंडलियां चौराहों, नुक्कड़ों और बस्तियों में इन गीतों को गाती और भीड़ जमा हो जाती। गीतों की मकबूलियत को देखते हुए इप्टा ने हिंदुस्तानी लोक डांस यानी फोक डांस को भी अपने स्टेज पर पेश करने का फैसला किया। इप्टा की आवाज़ पर उसका साथ देने के लिए रक्स की दुनिया के कई सुतून इप्टा में शामिल हुए, जिनमें उदय शंकर, सचिन शंकर और शांति वर्धन वगैरह पेश थे। उन्होंने क्लासिक रक्स के साथ साथ फोक डांस और कबायली डांस, छावला नोड़ी, डांडिया वगैरह को भी इप्टा के स्टेज पर पेश किया। इसके अलावा दूसरे रक्स मसलन कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी वगैरह को भी उसकी असली सूरत के साथ साथ नाटक के फॉर्म में पेश किया। जमशेद जी तशरीफ लाए हैं। जल्दी भेजो। मैं कैसी लग रही हूँ? शगुफ्ता ताजा गोया गुजर खाने से अभी नहा कर आई हूँ। वो आ गए। हाय पिट्टू। हाय जिप्सी। कैसी हो छमछम? ठीक हूँ सरकार। वेरी गुड। भाई ये तुम्हारी नौकरानी ना कमाल की है, ऐसे चलती है जैसे छम छम छम। मैं इसे आज ही निकाल दूंगी। ओह नो, ऐसा कभी मत करना। मैं तो तुमसे सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी नौकरानी भी मिलेगी। छम छम।
जमशेद, कभी तो संजीदगी से बातें किया करो। अरे देखते नहीं जमाना कितना खराब है, आग लग रही है। भाई जमाना चाहे जितना ही खराब क्यों ना हो, मेरा काम तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत करोड़पति हो, दौलतमंद हो, लेकिन ऐसी भी बेफिक्री क्या कि हर वक्त डांस, म्यूजिक, क्लब। अरे जमशेद, कभी काम धंधे की भी बातें सोचा करो ना। आप ब्लैक मार्केटिंग और बेटा इश्क लड़ाता है, ये काम क्या कम है बिट्टू? और अगर बाप कभी इश्क करने लगे तो बेटा ब्लैक मार्केटिंग करने लगेगा। अरे भाई मैं कर दूंगा इश्क को टाटा बाय बाय। हमारे खानदान के 2 काम थे। हाँ, शराब बेचने का भी था, लेकिन जब से शराब पे लग गई है पाबंदी, तब से हमने इसको कर दिया है खत्म। प्यास लग रही है, कुछ पिलाओगी नहीं? क्या पियोगे? होठों की बरमूद, आंखों की स्कॉच, आगोश की विस्की और सैंडल की ब्रांड। नो 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 नो, वो शादी के बाद। सच में जाने मन, बहुत प्यास लग रही है, कुछ पिला तो दो। बताओ ना क्या पियोगे? क्या तवील बोसा था, किस्मी जियो के जैसा। ना 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 ना, उससे 10 सेकंड कम। मैंने घड़ी देखी थी भाई। क्या कर रही हो? मुंह का मजा बदल रही हो। शुक्र है खुदा का, मुझे लगा कहीं शौहर ही ना बदल रही हो। इप्टा ने इस अवामी आर्ट को अपनाते हुए ये किया कि किरदारों को उसी की शक्ल में पेश किया। इप्टा ने लोक आर्ट और लोक पैराए इजहार के मुस्बत और जानदार पहलुओं को लेकर अपने ड्रामों और ड्रामा ग्रुपों की तश्कील व तंजीम की थी। इसी खुसूसियत की बिना पर इप्टा निहायत कम अरसे में मशहूर व मकबूल हो गई। तमाशा महाराष्ट्र का एक अवामी आर्ट है। इप्टा ने इसे आम करने और अवाम को उन्हीं की जुबान में तरगीब व तालीम के मैदान में बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। इस अवामी आर्ट को नए नए मौज़ूआत दिए। अन्ना बाहू साठे ने इप्टा के लिए बहुत से तमाशे लिखे और स्टेज पर पेश किए। साथ ही तमाशा को पूरे हिंदुस्तान में मशहूर व मकबूल बनाया। इसके अलावा दूसरे बहुत से ड्रामे फॉर्म हैं जिसे पेश करते हुए इप्टा ने अपने मकासद के मौजू को अपनाया, यानी अवाम के फॉर्म में अपनी बात कहने का फन इप्टा ने सिखाया। आज़ादी से पहले तो जो चीज़ें उस वक्त ज़रूरी थी, क्योंकि वैसा ही आंदोलन था, वो लोग वैसे ही जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे अलग अलग इज़म्स बोल सकते हैं या आप अलग अलग विचारधाराओं के लोग मैं कहूँगी आना जुड़ना शुरू हो गया। मतलब जो मीनिंगफुल थिएटर करना चाहते हैं या जो जैसे मैंने कहा समाज में जो कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो सामाजिक प्रॉब्लम्स हो या पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो या आम आदमी के प्रॉब्लम्स हो, तो उनके बारे में जब भी कोई चीज़ खटकती है उसको एक कला के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा, संगीत के द्वारा, फोक थिएटर के द्वारा या नुक्कड़ नाटक के द्वारा या फिर रंगमंच पे, जैसे भी आप लोगों तक ये बातें पहुंचा के उनको जागृत करने का काम इप्टा सालों साल से करती आ रही है। मालूम होता है आपको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। हाँ जी। आपने कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ी? हाँ पढ़ी है, लेकिन मैंने उनकी एक फिल्म भी देखी है, कार्ल मार्क्स, जिसमें मार्क्स का एक भाई होता है कार्ल, और उसमें 2 भाई और होते हैं, बड़े ही अच्छे मस्खरे। नहीं नहीं, मैं मस्खरों की बात नहीं करता, मैं तो दुनिया के अजीम तरीन फलसफी की बात कर रहा हूँ। ओह नो, मुझे ये फलसफा और फलसफी में कोई भी दिलचस्पी नहीं, मुझे तो कशीदाकारी पसंद है। मेरी अंदर जाओ। मेरी नौकरानी है, इसे खामखा हंसने की बीमारी है। जी मुझे खुद है। माफ कीजिएगा, प्यास लगी है। क्या पियेंगे आप?
चाय या पानी? जी दोनों। मैरी, चाय और पानी दोनों। तो आपको काशिदाकारी पसंद है, पर मुझे तो एडिटर साहब ने बताया था कि आपको सोशलिज्म में दिलचस्पी है। खैर, काशिदाकारी और सोशलिज्म का क्या ताल्लुक? नहीं, मुझे सोशलिज्म बहुत पसंद है। मेरे एक दोस्त है सुदेश कुमार, वो मुझे समझाते हैं सोशलिज्म। अब देखिए ना, उनके बाप की ना 6 मिले हैं। आपको हाँ क्या बोलूं मैं? जी, आप इसका मतलब सोशलिस्ट हैं? हाँ, मैं हूँ। और देखिए ना, मैं इंसानों को बराबर समझती हूँ। अब देखिए, ये मेरी नौकरानी, मैं इसके साथ टेबल पर एक साथ बैठकर खाना भी खाती हूँ। आप पूछिए। हाँ, अपने कुत्ते को मोटर में अपने साथ घुमाती हैं। पूछ लीजिए। मेरी और परसों तो हमारे बटलर को बुखार आ गया था, तो इन्होंने खुद अपने से फोन किया। पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ, और कभी कभी मैं इनका आईना अपनी सूरत देखने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब ये सोशलिज्म नहीं तो और क्या है? जाओ और एक कप चाय लेकर आओ। जी, बड़ी गुस्ताख मालूम होती है। हाँ जी, मैं इसे आज निकाल लूंगी। ठीक है। अच्छा, तो आप काम क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। आपके बाप क्या करते थे? भाई कुछ भी नहीं। आपके बाप के बाप? कुछ भी नहीं। तो मेरा मतलब है, घर कैसे चल जाता है? अरे भाई, हम लोग शरीफ लोग हैं, रज़ीक लोग हैं। हम लोग काम करते नहीं हैं, लोगों को काम पर अच्छा, समझा। मतलब दूसरे लोग काम करते हैं और आप खाते हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। बैरूनी हुकूमत ने हमसे सिर्फ हमारी आज़ादी ही नहीं छीनी थी, हमारे फ़नून लतीफ़ा को भी कुचल दिया था। आज़ादी की जद्दोजहद सिर्फ आज़ादी के हुसूल की जद्दोजहद नहीं थी, वो कौमी तहजीब की बाजियाबी की लड़ाई भी थी। इप्टा ने ये लड़ाई अपने गीतों, रक़्स और नाटकों के हथियार से लड़ी और मुल्क को आज़ादी की मंजिल पर पहुंचाने का काबिल ज़िक्र रोल अदा किया। निरंजन सेन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आंदोलन तभी जिंदा रहेगा जब जनता के कलाकार अपने आप को जनता से जोड़ेंगे। वो अपने फ़न के ज़रिए जो कुछ भी बेहतर है, सेहतमंद है, आवाम तक पहुंचाएंगे। वो आवाम से सीखें, वो उन फ़नून का मुतालिया करें जिनसे आवाम जुड़ी हुई है। यानी लोक रवायतों से जब तक हम अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमें हमारे मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। इप्टा की इब्तिदा के साथ ही जो लोग इससे मुंसलिक हुए, उनमें शायर, अदीब, असातिज़ा, ड्रामा निगार, अदाकार, मौसीकार, गुलूकार, नगमा निगार, सियासी कारकुनान, साइंसदान, इनकलाबी और समाजी कारकुनान शामिल थे। इप्टा के साथ जो लोग वाबस्ता रहे, उनके नाम से ही इस तंजीम की अजमत का अंदाजा हो जाता है। इस तंजीम से वाबस्ता चंद अहम नामों में होमी जहांगीर भाभा, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, हेमंत कुमार, मन्ना डे, बलराज साहनी, भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, पृथ्वीराज कपूर, जोहरा सहगल, पंडित उदय शंकर, शांति वर्धन, कैफी आजमी, शौकत आजमी, नरगिस, ऋत्विक घटक, उत्पल दत्त, कृष्ण चंद्र, एम.एस. सथ्यू, कुदसिया जैदी, अली सरदार जाफरी, उपेंद्र नाथ अश्क, ए.के. हंगल, सलील चौधरी, साहिल लुधियानवी, सागर सरहदी, शबाना आजमी,
और सफ्दर हाशमी तक एक बेहद तवील फहरिस्त है। सारे इप्टा के लोग बाद में पहले प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनी जो इस तरह के मज़ामीन लिखते थे, शायरी करते थे और पेपर में कॉलम्स लिखते थे जिसमें आज़ादी के बारे में, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बारे में बताया जाता था। फिर वही ज़्यादातर लोग शिफ्ट होकर, जिसमें अली सरदार जाफरी थे, कैफ़ी आज़मी थे, शायरों की बहुत बड़ी सरदार अपने सज्जाद ज़हीर थे, बहुत सारे राइटर थे। उन्हीं लोगों ने बाद में कोई शेप दिया कि मेरे उनके हिसाब से कि ये हमें इसका ड्रामा भी करना चाहिए और कोरस भी करने चाहिए, ग्रुप सॉन्ग भी करने चाहिए, डांस भी करने चाहिए, मगर उसमें अंडर करंट मैसेज ये होता था क्योंकि लोकल ज़बानों में होते थे कि अंग्रेज़ ना समझ पाए और मैसेज हमारा कन्वे हो जाए। इप्टा का मरकज़ बम्बई था। इप्टा ने फिल्मों को अपना नज़रिया पेश करने का ज़रिया बनाया और फिल्म बनाने का फ़ैसला किया। नतीजे में 2 फिल्में धरती के लाल और 2 बीघा ज़मीन बनाई गई। इन दोनों फिल्मों ने सिनेमा के नज़रिए को नया मोड़ दिया, नई सोच दी। इसी सोच को सत्यजीत रे, कंबोल सेन, गुरुदत्त, गोविंद निहलानी की फिल्मों में देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद फिल्म गरम हवा हिंदुस्तानी फिल्मों में इजाफे की हैसियत रखती है। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इप्टा ने किस सतह पर आवाम के बीच जाकर आवाम की बात की। आज का उर्दू थिएटर का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।